ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो चारों तरफ घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा था। इस गांव में एक पुरानी दास्तान मशहूर थी, एक ऐसे शेर की जिसने इंसानों का खून चखा था और लोग उसे कहते थे आदमखोर। झुमके, अरे ओ झुमके, अरे किधर है झुमके? तो झुमके, अरे मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूं और तू यहाँ आराम से घास खा रही है। घर चल, आज अम्मा तुझे बहुत डांटेंगी। अरे क्या जरूरत थी तुझे इतने घने जंगल में भाग कर आने की? चरते चरते तू ध्यान ही नहीं रखती है, किधर को भी निकल जाती है। मंजीत की झुमकी ने मासूमियत से मुस्कुरा दिया। बस ऐसे ही करके तू अपनी सारी भूल माफ करवा लेती है। तभी अचानक से जंगल में एक जोरदार दहाड़ गूंजती है। मंजीत और उसकी झुमकी इस दहाड़ से सहम जाते हैं। हाँ, यह क्या था? यह तो किसी शेर की आवाज लग रही है। जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा झुमकी, जल्दी कर, जल्दी चल झुमकी, भाग। मंजीत और उसकी झुमकी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी झाड़ियों से एक परछाई निकलती है। नहीं 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 झुमके, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। अंधेरा इतना ज्यादा था कि कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरी झुमकी। बातों से तो यही लग रहा है कि कोई शेर है जो हमारे जंगल में घुस आया है। अरे नहीं, ये कोई शेर नहीं है, वो लौट आया है। क्या? कौन लौट आया है? आदमखोर शेर। 20 साल पहले भी ऐसा ही एक शेर गांव के पास आया था। उस समय उसे मारने की बजाय किसी दूसरे जंगल के अंदर छोड़ दिया गया था। और शायद ये वही शेर है, या हो सकता है कि ये उसका बच्चा हो। हरि राम के मुंह से आदमखोर शेर का नाम सुनकर एक सन्नाटा सा छा जाता है। अरे अगर आदमखोर शेर सच में है तो क्या अब हम मातम मनाएंगे या कुछ करेंगे भी? तो क्या करे बता? उस शेर से जाकर लड़े? अरे भाई, ये सब हमारे बस का नहीं है। जब उसकी परछाई ही इतनी भयानक थी तो वो खुद कितना भयानक होगा। अरे बाप रे, सोचकर ही मेरी तो आत्मा कांप रही है। नहीं 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 नहीं। अरे तो क्या हाथ पे हाथ रखकर बैठेंगे क्या? बस आपस में लड़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसी बात है तो हमें शहर से शिकारी वीर सिंह को बुलाना होगा। वही इस समस्या का हल निकालेगा। अब सब लोग वापस अपने अपने काम पर जाओ और अपने जानवरों का ध्यान रखो। पंचायत निरस्त हो जाती है और सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। आदमखोर शेर के डर से अब सभी लोग अपने जानवरों को घर के अंदर ही बांध कर रखने लगे थे। एक रात, मुनमुन, मुझे पता है कि तुझे ऐसे खूंटे से बंधे रखकर सोना पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। गांव के जंगल में एक खूंखार शेर घूम रहा है। अगर तुझे खुला छोड़ दिया तो वो तुझे ले जाएगा। फिर मेरा क्या होगा मुनमुन? इसीलिए तुझे कुछ और दिन ऐसे ही सोना पड़ेगा। लल्लन अपनी बकरी को खटिया के नीचे ही बांध देता है और सो जाता है, लेकिन वो लगातार खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही थी और आखिर में कामयाब हो जाती है। आजाद होते ही मुनमुन बाहर की तरफ निकल जाती है। क्या नींद आई, एकदम शानदार। चल उठ जा मुनमुन। तभी लल्लन देखता है कि मुनमुन अपनी जगह पर नहीं थी। हाँ, मुनमुन, अरे मेरी मुनमुन कहाँ चली गई? मुनमुन, ओ मुनमुन। लल्लन हक्का बक्का होकर बाहर की ओर भागता है और बाहर जाते ही वो देखता है कि जमीन पर खून के छींटे बिखरे पड़े थे। वो हैवान शेर मेरी मुनमुन को भी ले गया।
अब क्या होगा? लल्लन की रोने की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग आ जाते हैं। हाय राम, ये तो अब रोज की ही कहानी होती जा रही है। इस आदमखोर शेर का आतंक तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। न जाने अब आगे क्या होगा। इस ससुरे आदमखोर शेर के चक्कर में ना जंगल जाना भी मुश्किल हो गया है। धंधा एकदम ढीला पड़ गया है। न जाने अब मैं घर कैसे चलाऊंगा। तभी अचानक से शेर की जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। अरे नहीं, लगता है कि वो आदमखोर शेर यहीं कहीं आसपास ही है। मुझे यहाँ से भागना होगा वरना आज तो जान से गया। भागो। शंभू भागने की कोशिश करता है, मगर अचानक झाड़ियों से शेर निकलकर उसके सामने आ जाता है। लो भाई, अब इस आदमखोर शेर ने इंसानों को भी खाना शुरू कर दिया। अगर हमें नदी के पास से शंभू की ये कुल्हाड़ी नहीं मिली होती तो हमको तो पता ही नहीं चलता। सही कह रहे हो भाई। कल की रात लल्लन की बकरी उठ गई, बस खून के निशान मिले हैं। और नहीं तो क्या, अब तो साफ हो गया है कि वो इंसानों को खाने लगा है। अरे ऐसे तो हम सबकी जान खतरे में है, पता नहीं कहाँ रह गया। ये शिकारी वीर सिंह अभी तक आया क्यों नहीं? भय अब अफवाहों में नहीं बल्कि हकीकत बन चुका था। शेर ने अब इंसानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। अब वीर सिंह को बुलावा तो समय से भेज दिया गया था, न जाने वो कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं। मैं उसका पता लगवा रहा हूँ। उम्मीद है कि अगले 3 से 4 दिन में वो हमारे गांव आ जाएगा। अरे जब तक वो नहीं आता तब तक तो हम सब के सर पे मौत मंडरा रही है। कोई भी सुरक्षित नहीं है इस आदमखोर शेर से। जब तक शिकारी वीर सिंह नहीं आ जाता तब तक सब लोग सतर्क रहें। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ कोई भी इतना वीर नहीं है कि शेर से लड़कर उसे मार सके। सरपंच के कहे अनुसार लोग खेत और जंगल की तरफ जाना बंद कर देते हैं और जानवर भी अब घरों में कैद रहने लगे थे। गांव भर में एक वीराना सा सन्नाटा छा गया था। बस बहुत हो गया। अरे बहुत झेल लिया इस शेर के खौफ को। मैं तो कहता हूं कि उसको गोली मार देना चाहिए। और नहीं तो क्या, न जाने ये शिकारी महाराज कब आएंगे। कहीं उनकी राह देखते देखते अगर ये शेर आ गया तो फिर क्या? फिर जो करेगा शेर ही करेगा, हम क्या करेंगे? लेकिन मुझे तो कुछ और ही लगता है। मतलब वो शेर ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण जरूर होगा। अगर हम उसके दर्द का इलाज कर दें तो। रामू की बात सुनकर एक गांव वाला गुस्से में चिढ़ते हुए बोला, वाह भाई वाह वाह, तालियां तालियां तालियां, रामू के लिए तालियां बजाओ। बड़े आए, इलाज कर दें। कैसा इलाज और कैसा दर्द है उसको? सुबह सुबह धतूरा खा के बैठे हो क्या? हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो शेर आदमखोर बना है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण या कोई ना कोई वजह होगी, और ऐसे में हमें पता लगाना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी तो हम कोई हल निकाल पाएंगे। अरे वाह 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 वाह, क्या बात कही है, बहुत अच्छे। चलो सब लोग शेर के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं, शेर जी क्या आपको कोई तकलीफ है? हम आपकी तकलीफ दूर करने आए हैं। और शेर हमारा स्वागत करेगा, चाय नाश्ता करवाएगा और चाय पे चर्चा करते हुए अपना दुख बांटेगा, है ना? सभी लोग रामू पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। रामू अपमानित महसूस होता है और वो कहता है, ओहो, तुम लोग चाहे जो कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं इस समस्या का हल निकाल लूंगा। तुम सब यहाँ बैठकर बस बातें ही बनाते रहोगे। शेर से करनी है इनको चाय पे चर्चा। हाँ? रामू गुस्से में वहां से निकल जाता है। शाम को जब रामू अपने घर पहुंचता है तो उससे पहले उसकी शिकायत घर पहुंच चुकी थी। क्यों रे नालायक, ये क्या बकवास सुन रही हूं मैं? तू अब शेर का इलाज करने जाएगा? तेरा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? अरे हमारे पास तो जानवर भी नहीं है
तो तुझे क्या जरूरत पड़ी है खतरा मोल लेने का? माँ, जब तक बात अपने पर नहीं आती तब तक कोई कुछ करता क्यों नहीं है? हमारे पास जानवर नहीं है, लेकिन वो शेर हमें भी तो नुकसान पहुंचा सकता है ना, ये भी तो सोचो। मुझे ये सब नहीं सुनना है। तू अकेला बहादुर नहीं है, शिकारी को बुलाया गया है ना, ये उसी का काम है। तू कहीं नहीं जाएगा बस। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगा माँ। अब खाना दोगी कि नहीं दोगी? भूख लगी है। रामू की माँ बड़बड़ाते हुए रसोई में चली गई। अगले दिन रामू बिना किसी को बताए एक पोटली लिया और जंगल में चला गया। मेरे पिताजी बहुत बहादुर थे और मैं उन्हीं का खून हूं। मुझे खुद पर पूरा यकीन है, मैं ऐसे हार मानने वालों में से नहीं हूं। लोग मुझे पागल कहते हैं तो कहें, ये शेर जरूर किसी न किसी कारण से ही हमला कर रहा है और आज मैं उस कारण का पता लगा कर ही रहूंगा। रामू जंगल में बढ़ता जा रहा था और उसे डर भी लग रहा था। अचानक से उसे शेर की दहाड़ सुनाई देती है और वो सहम जाता है। उसके सामने ही शेर की गुफा थी। लगता है कि वो शेर अंदर ही है। रामू अपने पोटली से मांस का एक टुकड़ा निकालता है और गुफा के बाहर छोड़कर जल्दी से झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाता है। बस अब यही इंतजार करता हूं, देखता हूं कि आखिर इस शेर का माजरा है क्या। रामू छुपकर इंतजार करने लगा और थोड़ी ही देर में शेर गुफा से बाहर आया और जोर से दहाड़ा। वो दिखने में बहुत विशाल था और काफी गुस्से में भी लग रहा था। उसने यहाँ वहां देखा, मांस के टुकड़े को सूंघा और फिर मुंह में दबाकर अंदर ले गया। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। इस शेर को जीतने के लिए कोई हथियार नहीं, बल्कि प्यार की जरूरत है। रामू शेर को कुछ हद तक समझने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसकी मुश्किल अगले दिन बढ़ गई जब शिकारी वीर सिंह गांव में आ गया। गांव वालों, अब किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आ चुका है शिकारी वीर सिंह। उस शेर को एक ही झटके में मार गिराऊंगा। ये तो ठीक है, लेकिन आपने आने में बहुत देर लगा दी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए तो हमें तसल्ली तो मिली। अब पूरी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी सारा का सारा मामला हम आप पर छोड़ रहे हैं। नहीं, हम सब कुछ इन पर नहीं छोड़ सकते। ये तो शेर को सीधा मार गिराने की बात कर रहे हैं। तो क्या करूं? शेर के साथ और क्या करना चाहिए? उसके गले में पट्टा बांधकर उसे अपने साथ वापस शहर ले जाऊं क्या? हैं? रामू को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो कुछ भी कहता, इसके पहले पीछे से उसकी माँ आ जाती है। तू फिर से शुरू हो गया नालायक। मैंने तुझसे बोला था ना कि इस मामले से दूर रह, मगर तुझे चैन नहीं है। चल घर। हाँ काकी, इसको घर ले जाओ और जरा इस पर नजर रखना। अब अगर इसने शेर के मामले में टांग अड़ाई तो इसकी खैर नहीं होगी। हाँ, ले जाओ इसको। बड़ा आया बहादुर बनने वाला। रामू को तो उसकी माँ घर ले गई। अगले दिन सबने आदमखोर शेर का सामना करने की पूरी तैयारी कर ली थी। शिकारी वीर सिंह अपने साथ हथियार लेकर सरपंच और कुछ गांव वालों के साथ शेर की गुफा पर पहुंच गया। अब मैं गोली चलाऊंगा, शेर जरूर बाहर आएगा। अब तो उस शेर को बाहर आना ही होगा। शिकारी वीर सिंह गुफा की ओर अपनी बंदूक तान रखी थी। गुफा के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सबकी धड़कनें तेज थीं। शेर कभी भी बाहर आ सकता था। अब देखना, आज मैं इस आदमखोर का खेल ही खत्म कर दूंगा। तभी अचानक गुफा के अंदर से भयंकर दहाड़ गूंज उठती है। जिस पल का शिकारी को इंतजार था, वो पल आ ही गया। शेर अपनी गुफा से बाहर आया। अरे बाप रे बाप, भागो रे भागो, ये बहुत भयानक लग रहा है, भागो। अरे बस, किसी को भागने की जरूरत नहीं है, इससे तो मैं अभी बताता हूँ। अब तेरी दहाड़ हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। आज के बाद तो किसी को परेशान नहीं कर पाएगा।
वीर सिंह गोली चलाने ही जा रहा था कि तभी पीछे से दौड़ता हुआ रामू आया। नहीं, रुक जाओ, गोली मत चलाना। हाँ, रुक जाओ। अरे तो फिर से आ गया? हट जा रे लड़के, तेरी जान तुझे प्यारी नहीं है क्या? ये खेल तेरे बस का नहीं है, चल हट। रुक जाओ, इस शेर को गोली मत मारो, ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये शेर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस मुझे एक मौका दो अपनी बात को साबित करने का। सभी रामू की बात सुनकर शांत हो गए। वीर सिंह ने भी बंदूक नीचे कर ली। रामू ने अपने थैले से मांस का टुकड़ा निकाला और उसे शेर की तरफ फेंका। शेर गुर्राते हुए कुछ कदम आगे बढ़ा, मगर हमला नहीं किया। ये हमला नहीं करेगा, मुझे पूरा यकीन है। रामू ने जैसा कहा ठीक वैसा ही हुआ। शेर ने मांस का टुकड़ा उठाया और उसे मुंह में दबाकर अपनी गुफा में चला गया। देखिए, ये शेर यूं ही आदमखोर नहीं बन गया, इसके पीछे कोई वजह है और इसीलिए मैंने उस पर हमला करने से मना किया। रामू भाई, तेरा दिल तो वाकई में बहुत बड़ा है, पर शेर के प्रति दया दिखाना हमारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि ये एक आदमखोर जानवर है। काका, भले ही ये जानवर है, लेकिन हमारी भावनाएं जरूर समझ सकता है। हमें बस इसके दर्द को महसूस करना होगा, तभी सच सामने आएगा। बात तो सही है, लेकिन सवाल यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर ये शेर हमला क्यों कर रहा है? रामू कुछ और कहता, उसके पहले ही अचानक से गुफा के दरवाजे पर एक हल्की सी कराह सुनाई दी। ये कैसी आवाज थी? ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई दर्द से कराह रहा है। हमें चलकर देखना पड़ेगा कि आखिरकार माजरा क्या है। रामू के कहने पर सभी गुफा की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे और उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर एक छोटा सा शावक था, जिसके पैर से खून निकल रहा था और शेर उसे मांस का टुकड़ा खिला रहा था। वो देखो, तो ये शेर का बच्चा है। अब सारी बातें साफ हो गईं। इस बच्चे के पैर से खून बह रहा है, यानी कि किसी शिकारी की गोली से ये घायल हुआ है। शायद इसी वजह से ये शेर अपना पुराना जंगल छोड़कर यहां शरण लेने आया है। अपने बच्चे का पेट भरने के लिए उसने हमारे जानवरों का शिकार करना शुरू किया, और हो न हो ये इंसानों पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी नजरों में हम सभी उसी शिकारी जैसे लगते हैं जिसने उसके बच्चे को गोली मारी। रामू की बात सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई। वीर सिंह भी खामोश रह गया, उसके पास अब कहने को कुछ नहीं था। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे तो बस यही लगता रहा कि अगर शेर सामने आए तो बस तुरंत गोली मार देनी चाहिए। लेकिन ऐसा करके तो हम इस शेर के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर देते। इसकी तो कोई गलती ही नहीं है, ये तो बस अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था। अगर हमें सचमुच गांव के बाकी जानवरों को बचाना है तो सबसे पहले इस शावक का इलाज करना होगा, तभी ये शेर शांत होगा और स्वेच्छा से यहां से दूर चला जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने सरपंच जी। हम पहले गांव के वैद्य को बुलवाकर इस शावक का इलाज कराते हैं और यही हमारी समस्या का असली समाधान है। ये इतनी आसान बात नहीं है। कोई भी वैद्य इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि इस शेर के सामने आकर इसके बच्चे की मरहम पट्टी कर सके। अगर शेर बेकाबू हो गया तो उसकी तो जान पर बनाएगी। हाँ, ये काम मैं खुद ही करूंगा, चाहे जान का खतरा ही क्यों ना हो। आज मैं इस शेर के बच्चे को ठीक करके ही रहूंगा। बस आप सब मेरे पास मत आना। रामू ने जंगल से कुछ खास पत्तियां चुनी, उन्हें मसलकर उनका रस निकाला और ध्यान से एक कपड़े में भिगो दिया। फिर गहरी सांस लेकर हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वो भीतर पहुंचा, शेर ने उसे घूरा और अपने बच्चे की रक्षा के लिए जोरदार दहाड़ मारी। डरो मत, मैं तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। मैं तो बस इसे दवा लगाने आया हूं ताकि ये ठीक हो जाए। बस मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं ठीक करूंगा तुम्हारे बच्चे को। न जाने रामू की बात में ऐसा क्या था
कि शेर मानो सब कुछ समझ गया हो। वो चुपचाप खड़ा हो गया। घबराते हुए रामू ने दूर से ही कपड़े पर दवा लगाई और सावधानी से बच्चे के घाव पर रख दिया। अब ये ठीक हो जाएगा। हम सबको यहां से वापस चलना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही शावक का घाव भर जाएगा, ये दोनों शांति से इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे। आज हमने डर नहीं, भरोसा जीता है। पूरे गांव ने रामू की बात को स्वीकार किया और जैसा रामू कहता गया वैसा सब ने किया। रामू की सूझबूझ और समझ के कारण ही गांव वालों को आदमखोर शेर से छुटकारा मिल गया। लकड़ी का गट्ठर बनाऊंगा, बाजार लेकर मैं जाऊं। अरे ये क्या, दाद तेरे की, आज तो बस इतनी सी ही लकड़ियां इकट्ठा हो पाई। चलो ऐसा करता हूं कि अभी के लिए इनको बांध कर रख देता हूं। कल सवेरे ढोलू के साथ फिर जंगल जाकर और लकड़ियां काटूंगा। वैसे भी इतने कम लकड़ियों को बाजार ले जाने से कोई फायदा भी नहीं होगा। ऐसा सोच रघु लकड़ियों का एक गट्ठर बनाकर किनारे रख देता है। अगले दिन सुबह होते ही वह अपने भरोसेमंद गधे ढोलू को साथ लेकर फिर से जंगल की ओर चला। मालिक, मैं क्या बोल रहा हूँ, जंगल में अब ज्यादा सूखे पेड़ तो रह नहीं गए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें थोड़ी बहुत लकड़ियों के साथ ही घर लौटना पड़े मालिक। हाँ देख ढोलू, अब मैं ये सब नहीं जानता कि कितने पेड़ बचे, कितनी टहनियां बची, लेकिन भाई परिश्रम करने के सिवा अब हम गरीब लोग और कर भी क्या सकते हैं। जैसे तैसे जो हाथ लगेगा वही लेकर वापस चले जाएंगे घर। 2 रोटी कमाने के लिए कुछ न कुछ तो जतन करना पड़ेगा ना रे ढोलू। हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही मालिक। ढोलू को समझाने के बाद दोनों घने जंगल की तरफ चल पड़े। चलते चलते वह दोनों एक सूखे बेजान पेड़ के पास पहुंचे। अरे ओ मालिक, मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा इस सूखे पेड़ पर नजर तो डालो। इसकी लकड़ियां सूखी जरूर है, मगर ये पेड़ बहुत भारी मालूम पड़ता है मालिक। अगर इसको काट कर बाजार में बेचोगे ना, दाम बहुत ठोक के मिलेगा, मतलब बहुत जबरदस्त मिलेगा। हाँ, ये पेड़ सूख तो चुका है और इसको काटने से किसी को नुकसान भी नहीं होगा। अरे क्या नुकसान मालिक, इस सूखे पेड़ को काटने से भला किसी को क्या ही नुकसान हो सकता है मालिक। आप तो पेड़ काटो, नहीं काटोगे तो अपने को नुकसान हो जाएगा। वाह 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 वाह, ये कैसी बातें कर दी तूने ढोलू। अरे ये पेड़ है, पेड़। अरे पेड़ पर चिड़ियों का घोंसला हो सकता है, गिलहरियों का घर हो सकता है, बंदरों के खाने के लिए फल हो सकते हैं। ऐसे ही पेड़ से जुड़े कई सारे जीव हो सकते हैं। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। वाह 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 मालिक, वाह, तुझसे कमाल हो मालिक। आप तो अपने साथ साथ सबकी फिक्र कर ले हो। आप बहुत दयालु हो मालिक। खैर, अब इसको तो काटो, ये सूखा पेड़ है और इससे तो किसी को कुछ नुकसान भी नहीं होगा। हाँ, ये बात तूने ठीक कही। अभी इसको काटता हूं मैं। लगता है आज अच्छी लकड़ियों की व्यवस्था हो जाएगी। वह कुल्हाड़ी उठाकर जैसे ही पहला वार करता है, तभी पेड़ से एक आवाज आती है। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मेरा घर नष्ट मत करो। अरे ढोलू, ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ तो हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। तभी उसी पेड़ की डाल से एक तोता रघु के सामने आता है और रघु से गुहार लगाता है। मुझ पर दया करो, कृपया मेरे घर को नष्ट मत करो। रघु चौंक जाता है कि वह तोता होकर भी इंसानों की भाषा में कैसे बोल रहा है। रघु आश्चर्यचकित होकर पूछता है, तुम तो एक साधारण से तोता हो, फिर इंसानी भाषा में कैसे बोल सकते हो? हाँ, मैं एक श्रापित तोता हूँ जिससे मैं इंसानों की भाषा में बात कर सकता हूँ। कृपया करके आप मेरे इस घर को मत उजाड़िए। मगर सारे पक्षी तो हरे भरे पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं, तू इस सूखे पेड़ पर क्यों आकर बैठा है भाई? और इसी को अपना घर बनाने के लिए क्यों चुना तूने, ये बता पहले तू मेरे को। ढोलू की बात सुनकर तोते ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, क्योंकि मैं जन्म से पक्षी नहीं हूँ, मुझे एक ऋषि का श्राप मिला है। मैं भी पहले कभी एक इंसान था। ढोलू और रघु दोनों चकित हो गए।
उन्हें तोते की पूरी कथा जानने में बहुत रुचि आने लगी। क्या बात कर रहे हो? तुम पहले इंसान थे? मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा एक काम करो, तुम अपने बारे में हमें विस्तार से बताओ। आखिर तुम्हारी पूरी कहानी क्या है? किसने तुम्हें श्राप दिया, क्यों दिया? दोनों के इतना आग्रह करने के बाद तोता उन्हें अपनी कहानी सुनाता है। पहले मैं एक चोर था और रोज की तरह उस दिन भी चोरी करने के लिए निकला था। हाँ, आज तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। काफी समय से बस भटके जा रहा हूँ। क्या भगवान, क्या कर रहे हो? अचानक दूर से ही चोर को एक झोपड़ी दिखी। अरे वाह, इस झोपड़ी में तो कोई है ही नहीं। अंदर जाकर देखता हूँ। चोर जब अंदर गया तो उसने देखा झोपड़ी खाली थी। बहुत अच्छा मौका है, जो हाथ लगे लेकर निकलता हूँ। काफी ढूंढने के बाद भी चोर को ज्यादा कुछ नहीं मिलता और वो निराश हो जाता है। ओहो, मालूम पड़ता है कि यह किसी फकीर की झोपड़ी है। हाँ, अब ऐसे में और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी हाथ नहीं लगा। फालतू में मैंने अपना समय अलग बर्बाद कर दिया। तेरी तो और इतना सारा अनाज। चलो, अब यहाँ घुसा हूं तो खाली हाथ बाहर जाने से अच्छा है ये अनाज ही उठा लेता हूँ। हाँ। चोर जल्दी से अनाज को एक पोटली में भर लेता है और झोपड़ी से बाहर भागने लगता है। तभी ऋषि वहां पर आ जाते हैं। हाँ। धूर्त, तू एक ऋषि की झोपड़ी में चोरी करने आया था। तुझे ईश्वर का जरा सा भी डर नहीं है? मामा माफ कर दीजिए पापा, मुझसे भूल हो गई। मैं आपका अनाज यहीं पे छोड़ देता हूँ। बस आप मुझे जाने दीजिए पापा, जाने दीजिए। अगर मैंने तुझे माफ कर दिया तो तू इस अन्न का मोल नहीं समझेगा जो तूने मेरे घर से चोरी किया है। इसीलिए मेरा यह श्राप है कि तू इसी वक्त तोता बन जा। जब अन्न के एक एक दाने के लिए दिन भर मेहनत करना पड़ेगा, तब तुझे उसकी असली कीमत समझ में आएगी। महाराज, महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज से मैं ये चोरी करना त्याग दूंगा और मेहनत करके अपना पेट भरूंगा। कृपया करके महाराज मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे महाराज। कृपया करके मेरा असली रूप मुझे प्रदान करें महाराज। चोर बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। उसके करुणा भरे पश्चाताप को देखकर ऋषि को दया आ जाती है। बालक, शांत हो जा। मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु इससे मुक्त होने का उपाय जरूर बता सकता हूँ। हाँ हाँ, तो उपाय बताइए ना महाराज, जिससे कि मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं। जब तक अपने वर्तमान रूप में अपने खुद की मेहनत की कमाई से किसी संत को अन्न दान नहीं देगा, तब तक तू इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाएगा। बस तब से मैं इस रूप में भटक रहा हूँ। कोई पक्षी मुझे अपनी जात में नहीं अपनाता, इसीलिए मैं इस सूखे पेड़ पर अकेला जीवन बिता रहा हूँ। आप कृपया करके इस पेड़ को मत काटिए, वरना मैं कहाँ जाऊंगा। तोते की ये कहानी सुनकर रघु का मन द्रवित हो गया। उसे तोते पर दया आई। उसने कहा, तो ये बात है। तुम मेरे साथ चलो। जब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलती, तुम मेरे साथ रहो। यहाँ इस जंगल में अकेले मत भटको। क्या? मगर मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ? तेरे भी बड़े नखरे हैं रे भाई। कभी चल नहीं सकता, कभी पेड़ नहीं काटो। अरे चलना रे भाई। वैसे भी घर में मैं और मालिक ही रहते हैं। तुम्हारा जंगल में कोई है नहीं और हमारे गांव में हमारा कोई है नहीं। हम सब साथ में रहेंगे। कुछ नहीं तो घर की पहरेदारी ही कर लिया करना। अब चल भी दे। तोता रघु के साथ उसके घर चला गया। आहा, ये घर तो बहुत ही अच्छा है और मेरे लिए सुरक्षित भी है। मुझे यहाँ पनाह देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा भाई। तुम्हें कल से हमारे कामों में मदद करनी होगी। हाँ हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अरे देखो, सीधी बात है।
मैं तो बस एक लकड़हारा हूं और तुम्हें मेरी लकड़ियां काटने में मदद करनी होगी, क्योंकि तुम पक्षी हो, ऊंचा उड़ सकते हो। इसीलिए तुम्हें उड़ते हुए ढूंढना है कि कौन सा पेड़ काटने लायक है, ताकि मैं वहां पे जाकर उसे काट सकूं। फिर मेरा प्यारा दोस्त ढोलू उन लकड़ियों को अपनी पीठ पर लाद कर बाजार तक पहुंचाएगा और उन्हें बिक्री करके हम अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। बस कल से हम काम शुरू करेंगे। अगले ही दिन से तोता हर सुबह जंगल में उड़कर पहले सूखे पेड़ खोजता, फिर रघु को आकर बताता। रघु पेड़ों को काटता और ढोलू लकड़ियों को बाजार तक पहुंचाता। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं। दिन ब दिन उन तीनों की मेहनत रंग लाने लगी। प्रिय तोते, तुम्हारे कारण हमारा जीवन बहुत आसान हो गया। पहले पेड़ों को खोजने में सारा का सारा दिन निकल जाया करता था, और फिर उन्हें काटो, फिर बाजार तक ले जाओ। बाजार तक ले जाने का समय ही नहीं बचता था। पर अब तुम्हारे कारण समय भी बचता है और मुनाफा भी ज्यादा मिलता है। ये बात ना तुमने मालिक बहुत सही कही है, एकदम 100% की बात। जितनी मदद हमने इस तोताराम की नहीं की ना, उससे ज्यादा मदद तो इस तोते ने हमारी कर दी है। ये तो आप दोनों का प्रेम और बड़प्पन है, वरना मैं वहाँ उस जंगल में अकेले ही मर जाता। आपने मुझे अपने घर में शरण दी और मुझे एक परिवार मिल गया। शायद अब मैं सुकून से मर पाऊंगा, और हो सकता है कि अब अगले ही जन्म में मुझे इस श्राप से मुक्ति मिले। तोते की बात सुनकर रघु और ढोलू थोड़ा उदास हो गए। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि तोते राम की मदद कैसे की जाए। अभी भी वो ऋषि के श्राप से परेशान था। एक दिन सुबह उनके घर के दरवाजे पर कोई महात्मा आए। अलग निरंजन। प्रणाम बाबा। कहिए बाबा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बच्चा, हमें बहुत भूख लगी है। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो तुम्हारे घर के खुले दरवाजे देखकर रुक गए। क्या कुछ भोजन मिलेगा? हाँ 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 बाबा, बिल्कुल। आप अंदर आइए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। बाबा आसन पर बैठ जाते हैं। ढोलू और तोताराम जंगल में पेड़ ढूंढने निकले थे। रघु बाबा को अच्छे से भोजन कराता है। वाह 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 वाह, भोजन करके तो मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ बच्चा। इस भोजन के फलस्वरूप मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बताओ बच्चा, तुम्हारी कौन सी इच्छा अधूरी है, मैं उसे पूरा करूंगा। बताओ। ऋषि की बात सुनकर रघु सोच में पड़ जाता है। कुछ सोचकर वो बोलता है, मेरे पास तो सब कुछ है बाबा। हाँ, लेकिन मेरे साथ एक तोता रहता है। उसकी कहानी मन को विचलित कर देने वाली है। आप उस पर कुछ दया करके उसकी मदद करें बाबा, बहुत कृपा हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, कहो क्या कहानी है उसकी। रघु बाबा को सब कुछ कह सुनाता है। तोते की पूरी कहानी सुनने के बाद इस विषय में तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो बच्चा। इसके अलावा मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं बाबा, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए। बस आप इस तोते के ऊपर कृपा करिए। बाबा, क्या आप इस तोते के ऊपर कृपा नहीं करेंगे? बाबा कुछ और कहते, इसके पहले ही तोताराम और ढोलू वहां आ जाते हैं। बाबा को देखकर तोताराम चौंक जाता है। बाबा, आप यहाँ कैसे? तोताराम, क्या तुम इन्हें जानते हो? हाँ, ये तो वही ऋषि हैं जिनके श्राप से मैं तोता बना। इन्हीं के घर में मैं चोरी करने गया था। तोताराम की बात सुनकर ढोलू और रघु दोनों हैरान हो जाते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बाबा, आप यहाँ अचानक कैसे? बेटा, आज से तुम इस श्राप से मुक्त हुए। तथास्तु। ऋषि के ऐसा कहते ही तोताराम वापस से इंसान बन जाता है। हाँ, अब यह सब कैसे हुआ बाबा? आपने तो कहा था कि मेरे खुद की मेहनत से अन्नदान से ही श्राप मुक्त हो सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा था कि जब तक तुम अपनी मेहनत की कमाई से किसी संत को अन्नदान नहीं दोगे, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। और आज मैंने इस घर का अन्न खाया है,
इस अन्न को कमाने में केवल रघु की नहीं बल्कि तुम्हारी भी मेहनत है, इसीलिए तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल गई। अच्छा, तो इसीलिए आपने मुझसे कहा कि तोते को छोड़कर मैं आपसे और कुछ मांग लूं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। बिल्कुल ठीक बच्चा। तो अब बताओ, तुम्हें अपने हिस्से का क्या वरदान चाहिए? बाबा, वैसे तो सारा जीवन मैंने और मेरे गधे ने गरीबी में बिताया है। अब हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं और अब हम में इतनी शक्ति नहीं है कि ये मेहनत का काम उसी ताकत से कर सके। इसीलिए आपसे बस इतनी विनती है कि हम पर कुछ ऐसी कृपा करें ताकि अपना बाकी का जीवन हम सरलता से बिता पाएं। जैसी तुम्हारी इच्छा, तथास्तु। ऋषि के आशीर्वाद से आंगन में एक पेड़ प्रकट हो गया। ये एक जादुई पेड़ है बच्चा। ये हर रोज तुम्हें इतनी लकड़ियां देगा कि जिससे तुम आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हो। हाँ, आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हो गया बाबा, धन्य हो गया। ये सुनकर ऋषि उस आदमी की तरफ देखकर बोलते हैं, तुमने श्रम, पश्चाताप और सेवा के रास्ते को अपनाया, इसीलिए आज तुम श्राप मुक्त हुए। अलग निरंजन। इतना बोल ऋषि मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं और वो आदमी भी श्राप मुक्त होके अपने घर को जाता है। रघु ढोलू उस जादुई पेड़ के सहारे आसानी से अपना जीवन बिताने लगते हैं।